Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences मुल्तान. स्टूडेंट्स, आज फार्मास्यूटिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 17 है. आज के लेक्चर में हम MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के. चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर में कवर हो गया है और आज हम उस चैप्टर के MCQs जो हैं वो कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आप लोगों ने जो है ये साथ साथ नोट करते जाना है ताकि आप लोगों को जो है वो परेशानी ना हो बाद में इसको याद करने के लिए. ठीक है, तो MCQ नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 का है जी, मेजर ऑफ फ्लूइड्स इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो इज़ नोन एज. ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ये विस्कोसिटी की डेफिनेशन है और विस्कोसिटी का टॉपिक हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इन जो फ्लूइड्स की लेयर के दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं. ठीक है, और सरफेस टेंशन जो है ये नहीं हो सकता क्योंकि ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है किसी भी जो है वो लिक्विड के सरफेस पे. ठीक है, उसके बाद आयोनाइजेशन है. आयोनाइजेशन जो है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो आयंस बनते हैं ना, तो ये आयोनाइजेशन भी नहीं हो सकता. फिर है इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स जो है ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये तो pH मेजर करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है. ठीक है, तो विस्कोसिटी इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक हो गया बात. हमारा MCQ नंबर 2 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन. इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो सरफेस टेंशन का यूनिट है. तो ऑप्शन नंबर 1 है पॉइस. ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये किसका यूनिट है, ये विस्कोसिटी का यूनिट है. फिर है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड. अगर आप लोगों को याद हो तो ये भी विस्कोसिटी का यूनिट है जो कि इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट था विस्कोसिटी का, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है. फिर है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है न्यूटन पर मीटर. तो न्यूटन पर मीटर जो है ये राइट ऑप्शन है क्योंकि हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया जिसकी जो कि लग रही होती है लिक्विड की सरफेस के ऊपर. तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स हम मेजर करते हैं न्यूटन में और जो हमारा एरिया होता है वो हम मेजर करते हैं मीटर या सेंटीमीटर्स में. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 है. ऑप्शन नंबर 4 जो है ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पर का ऑप्शन नहीं है. ठीक है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर जो है या मीटर जो है ये फोर्स के यूनिट के साथ डिवाइड हो रहा है. ठीक है, फोर्स जो है वो हम टाइम्स में मेजर करते हैं और एरिया सेंटीमीटर में करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 है. नेक्स्ट MCQ है हमारा MCQ नंबर 3, दैट स्टेलेग्मोमीटर इज यूज टू मेजर डैश एंड ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड. जो हमारा स्टेलेग्मोमीटर है ये इससे हम क्या चीज़ मेजर करते हैं. ठीक है, तो ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड हमने किस में पढ़ा था, ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड हमने पढ़ा था जी सरफेस टेंशन में. ऐसे ही है, सरफेस टेंशन में जब हमें पढ़ा था तो ड्रॉप फॉर्मेशन मेथड में हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, ड्रॉप काउंट मेथड एंड ड्रॉप वेट मेथड, और उन दोनों के अंदर हमने जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया था वो था स्टेलेग्मोमीटर. तो स्टेलेग्मोमीटर जो है वो सरफेस टेंशन फाइंड आउट करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक होगी बात. विस्कोसिटी में हम जो है ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ ही नहीं करते. ठीक है, फिर एडहेसिव फोर्सेज और फिर कोहेसिव फोर्सेज, ये तो सिर्फ एक जो है इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इनके तो हमने कोई मेथड्स नहीं पढ़े इनको मेजर करने के. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज द सरफेस टेंशन. MCQ नंबर 4 है जी, द सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन. ठीक है जी, कि सरफेस टेंशन जो है वो कम होती है किसको इंक्रीज करने से. ठीक है, अच्छा जी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी तो सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगी. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन नहीं है. ठीक है, जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, एक दूसरे के करीब आएंगे मॉलिक्यूल्स, और उतनी सरफेस टेंशन जो है वो अच्छी होगी उस लिक्विड की या फ्लूइड की. फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस जो है हमारी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कोहेसिव फोर्सेस. ठीक है, लिक्विड वाटर की बात करें तो वाटर में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं उनको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं. तो जितनी ये ज़्यादा होंगी उतनी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं सरफेस टेंशन में जो प्रोड्यूस करते हैं मॉलिक्यूल्स किसी भी लिक्विड के, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो डिक्रीज़ कर जाती हैं. ठीक है, जब वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो डिक्रीज़ कर जाती हैं तो क्या होता है कि सरफेस टेंशन डिक्रीज़ करेगी. ठीक है, उसकी सरफेस टेंशन कम होगी. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 है. ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारा MCQ नंबर 5,
that dew drops are spherical to the phenomena of सरफेस टेंशन। ये हम लोगों ने जो है फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सरफेस टेंशन जो है इस जो लिक्विड्स होते हैं हमारे ख़ास तौर पे वो क्या करते हैं कि मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो अटेन करने की कोशिश करते हैं, और शेप्स में जो हमारे पास मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो स्फीयर का होता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो लिक्विड है, जो भी हमारे पास लिक्विड होता है वो हमेशा एक ड्रॉप की फॉर्म में हमें नज़र आता है, ठीक है, मोस्टली ड्रॉप्स की फॉर्म में या स्फीयर की फॉर्म में नज़र आता है। वो क्यों नज़र आता है? क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो कम अटेन होता है और उसमें जो है वो सरफेस टेंशन का फिनोमिना आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस जो है वो डोमिनेंट होती हैं और उस वजह से भी जो है ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो स्फेरिकल हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के फिनोमिना में ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं हमारे, जो रेन ड्रॉप्स कह लें आप, वो सरफेस टेंशन की वजह से होते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी तो ये होता ही नहीं है कि आप उसमें स्फीयर देखते हैं, कुछ भी देखते हैं। विस्कोसिटी में तो आप फ्लूइड की इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं लेयर्स के दरमियान, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो सकता ऑप्शन। और आयोनाइजेशन जो है इसमें तो आप आइंस जो है हम वो देखते हैं कि आइंस किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। फिर है MCQ नंबर 6, विस्कोसिटी कैन बी मेजर्ड बाय। विस्कोसिटी को हम किन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जो है मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले है ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर, करेक्ट ऑप्शन है, इससे हम मेजर कर सकते हैं। फिर है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, इससे भी हम यूज़ करके जो है मेजर कर सकते हैं विस्कोसिटी को। फिर है फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ये भी हमने पढ़ा था कि ये भी एक मेथड है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम विस्कोसिटी को जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों हमारे ठीक हैं, तो हम 4 ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट होगा, ठीक है। फिर है MCQ नंबर 7, दैट आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच, ठीक है। आयोनाइजेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि आयोनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो है कोई भी एटम या मॉलिक्यूल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को अटेन कर लेता है, ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। देखें ऑप्शन नंबर 1 है, एन एटम और मॉलिक्यूल एक्वायर्स अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेगा। किस तरह करेगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक होगी ना बात। फिर ऑप्शन नंबर 2 है, एटम और मॉलिक्यूल एक्वायर्स ओनली पॉजिटिव चार्ज। नहीं, आयोनाइजेशन के प्रोसेस में 2 आयंस बनेंगे, एक पॉजिटिव बनेगा और नेगेटिव बनेगा। अगर ओनली पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। फिर थर्ड ऑप्शन है, एटम और मॉलिक्यूल गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि एटम और मॉलिक्यूल जो है वो गेन्स करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे होता एंड लूज इलेक्ट्रॉन्स तो हम ये ऑप्शन भी हमारा ये ऑप्शन भी ठीक होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गेन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आयोनाइजेशन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन साथ साथ लूज भी होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आता है उस वजह से, ठीक होगी बात। ऑप्शन नंबर 4 है, एटम और मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, यहाँ भी बात जो है वो कंप्लीट नहीं की गई, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारा MCQ नंबर 8 है जी, इन एन एटम चार्ज ऑफ डैश इज इक्वल टू चार्ज ऑफ डैश। हम लोगों ने एटम के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। फिर हमने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन की रेशो होती है वो इलेक्ट्रॉन की रेशो के बराबर होती है, मतलब कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ में प्रेजेंट होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहे होते हैं? उनके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक एटम में चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है जी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की रेशो जो है वो बराबर नहीं होती। फिर है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की होती है, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। फिर है ऑप्शन MCQ नंबर 9, दैट विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास वो क्या होता है कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, किसमें आयंस के अंदर कम्प्लीटली तौर पर टूट जाता है। मतलब कि अगर हम 5 मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो पांचों के पांचों जो हमारे पास
एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होंगे पांचों के पांचों जो हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, पांचों के पांचों मॉलिक्यूल्स आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। अब यहाँ पे उसने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी कि आगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख के आगे लिख दिया एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइप में ही आता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की टाइप में आता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा कि ये इस तरह का एसिड होगा जो कि कम्प्लीटली तौर पर आयोनाइज हो जाता होगा, ठीक है ना, आयंस में कन्वर्ट हो जाता होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, तो अब हमने यहाँ पे ऐसा ऑप्शन देखना है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ठीक है ना, क्या देखना है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। तो ऑप्शन नंबर 1 है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये हमारी स्ट्रॉन्ग बेस होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमारा वीक एसिड होता है, तो ये भी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। फिर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो ये हमारी वीक बेस होती है, ठीक है। अब हमारा है MCQ नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। पीछे हमने कौन सा MCQ पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमने पढ़ा ना कि वो कम्प्लीटली तौर पर आयोनाइज हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग बेस भी वो बेस होगी जो कम्प्लीटली तौर पर आयोनाइज हो जाती होगी, ठीक है, अपने आयंस के अंदर। तो सबसे पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, उसने पूछा हमसे स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर नाइट्रिक एसिड, ये हमारा वीक एसिड होता है, तो ये भी जो है ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये वीक बेस है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये क्या है, ये हमारी स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, कम्प्लीटली तौर पर आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 11, MCQ नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेस कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, कि इनमें से कौन सा जो है वो कम्प्लीटली तौर पर एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाएगा जब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि एक्वस सॉल्यूशन में जो है कौन सा जो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली तौर पर आयोनाइज हो जाता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी। हमने इधर ऑप्शन में देखना है कि कोई हमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए या स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। एसिटिक एसिड ये हमारा वीक एसिड होता है, तो ये कम्प्लीटली तौर पर आयोनाइज नहीं होता। फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ठीक है। तो ये जब भी हम इस एसिड को किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो कम्प्लीटली तौर पर ये आयोनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारी वीक बेस होती है। फिर फॉस्फोरिक एसिड ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा वीक एसिड होता है, ठीक है। अब हमारा है MCQ नंबर 12, दैट द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। ये हमने pH वाले लेक्चर में पढ़ा था कि नेगेटिव लोग अगर हम ले लें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का तो वो क्या बन जाता है, हमारा pH क्या कहलाएगा, pH बन जाता है वो हमारा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन है हमारा POH, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल पूछा होता फिर हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या है हमसे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। और ऑप्शन नंबर 3 हाइड्रोजन है, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे P का होना लाजमी है ना, नेगेटिव लॉग लिया है हमने, P होना लाजमी है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 13 जिसमें है जी इन pH एंड POH P मीन्स। अब जब हम pH या POH की बात करते हैं तो P का क्या मतलब होता है इसके अंदर, ये हमने पढ़ा था कि P का मतलब होता है कि हमने नेगेटिव लॉग लिया है, ठीक है। यहाँ फिर हम इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं मैथमेटिकल सिंबल ऑफ द नेगेटिव लॉगरिथम, ठीक है, कि नेगेटिव लॉगरिथम हमने जो लिया उसका मैथमेटिकल सिंबल हम लिखेंगे तो वो P हमारा कहलाएगा। या हम यूँ भी कह सकते हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि P का मतलब होता है पावर, ठीक है, उसके पास कितनी पावर है, कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है, तो उसकी पावर कितनी है। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे तो ज़्यादा पावर होगी, कम हाइड्रोजन आयन होंगे तो कम पावर होगी, ठीक है ना। तो P मीन्स पावर, यस। P means mathematical symbol of the negative logarithm, yes, and P means negative log, yes. तो all of the above is the correct option. Option number 4 will be the correct option, ठीक है। फिर है ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 14 that pH scale varies from। pH scale का पता है ना,
जो मैंने बताया था कि सोरेनसन ने दिया था ये स्केल, और ये स्केल जो है ये वेरी करता है फ्रॉम 0 to 14, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 0 to 14। ऑप्शन नंबर 1 0 to 4 नहीं, 0 to 24 भी नहीं, 0 to 12 भी नहीं, तो 0 to 14 जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है पीएच स्केल का। फिर है MCQ नंबर 15 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, ठीक है, कि इस सॉल्यूशन में से एसिडिक ज़्यादा कौन होगा। मैंने आप लोगों को स्केल जो था सोरेनसन स्केल या पीएच स्केल जिसमें बताया था कि स्केल कहाँ से कहाँ पे वेरी करता है, 0 to 14 वेरी करते हैं ना, और 7 जो होता है वो उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 से पीछे मूव करते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज करती है, ऐसी मैंने बात की थी ना कि 7 से बैकवर्ड मूव करेंगे एसिडिटी इंक्रीज करेगी। तो कौन सा सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसकी सोल्यूशन की पीएच जितनी कम होगी वो सोल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सोल्यूशन विद पीएच 1 विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है ना, विल बी द मोर एसिडिक अमंग दीज ऑप्शंस, ठीक है। अब सोल्यूशन विद पीएच 4 होगा एसिडिक, लेकिन पीएच 1 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। फिर सोल्यूशन विद पीएच 5 सॉरी, तो ये भी एसिड तो होगा लेकिन कम एसिडिक होगा, ठीक है। फिर है सोल्यूशन विद पीएच 14, लेकिन ये तो बेसिक हो जाता है सोल्यूशन। जब पीएच हमारी 7 से अबव होती है तो सोल्यूशन हमारा बेसिक हो जाता है। तो यहाँ पे पीएच 14 है तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, लेकिन उसने पूछा मोर एसिडिक, तो सोल्यूशन विद पीएच 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 16, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ 0.0235 मोलर HCl सोल्यूशन, ठीक है। इस MCQ में उसने पूछा है कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जो कि है एसिड, ठीक है, और उसने हमसे पूछी है सोल्यूशन की पीएच, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड मौजूद है और उसने उसकी कंसनट्रेशन भी बता दी है कि कितनी कंसनट्रेशन है, 0.0235 मोलर HCl, ठीक है, और उसने पूछा भी हमसे पीएच ही है। हमारा जब ये आयनाइज होगा तो किस में आयनाइज होगा, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो हम जब H पॉजिटिव आयंस का नेगेटिव लोग ले लेंगे तो हम उससे पीएच फाइंड आउट कर सकेंगे। तो क्या इसका करेक्ट आंसर आता है, करेक्ट आंसर आता है 1.629, ठीक है। ये अब सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन हमारे पास क्या है 0.0235, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है, ये हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। फिर हमारे पास है नेगेटिव लॉग, नेगेटिव लॉग लेंगे, पी जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉग ले लिया, तो हम इस वैल्यू का नेगेटिव लॉग लेंगे। जब हम लॉग लेंगे तो क्या होगा कि इसका आंसर जो है नेगेटिव में आएगा -1.629, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, पॉजिटिव 1.629, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई न्यूमेरिकल कह रही हूँ, कोई आपको MCQ में जो है ये पूछ ले कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी या पीओएच कितनी होगी, तो आप लोगों को ये फार्मूले याद होने चाहिए। जो पीएच के लिए था कि पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीओएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। और एक और फार्मूला भी हमने पीएच में पढ़ा था, डेट पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। ये तीनों फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी आप ये MCQ या न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा MCQ नंबर 17 है दैट व्हाट इज द पीओएच ऑफ अ 0.235 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसने इस सॉल्यूशन की जो है एक एसिडिक सॉल्यूशन की पीओएच पूछ ली है। हमारे पास तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, तो हम पीओएच कैसे निकालेंगे। तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन से उसकी पीओएच भी निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, देखें हमें क्या पूछा गया है, पीओएच हमसे पूछी गई और हमारे पास गिवन क्या है 0.0235 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो हम पहले पीएच निकाल लेंगे ना, पीएच निकाल लेंगे, नेगेटिव लॉन्ग लेंगे इस वैल्यू का, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.629, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। फिर हमने फार्मूला पढ़ा है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, ठीक है। अगर हम पीएच की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं और पीओएच जो है इसको बाहर ले आते हैं तो 14 माइनस 1.629 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 12.371 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये फार्मूले आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग कोई भी जो न्यूमेरिकल या MCQ है वो सॉल्व कर पाए। फिर हमारा है MCQ नंबर 18 दैट अ सॉल्यूशन विद द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ 1 × 10⁻⁻7 मोलर इज थॉट टू बी न्यूट्रल वाइड, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है हमारी कितनी है 1 × 10⁻⁻7 मोलर, और हम इस सॉल्यूशन को क्या कह रहे हैं, न्यूट्रल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, देखिए बच्चों, जब हम इस सॉल्यूशन इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे ना, देखिए हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है ना, तो हम जब पीएच निकालेंगे तो क्या होगा कि 7 पीएच निकलेगी, 10⁻⁻7 है ना, जो लोग लेंगे तो क्या होगा 7 निकलेगी, ठीक है ना।
तो 7 pH हमारी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ये हमने प्योर वाटर में पढ़ा था। प्योर वाटर के जब हमने आयोनाइज किया था तो क्या था कि वो उसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कितनी निकली थी, 10⁻⁻7 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकली थी, 10⁻⁻7 ही हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन निकली थी। ऐसे ही था ना। तो क्या हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी निकली, 7, जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 7 है तो हम हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं ना, पीओएच निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। पीएच की वैल्यू पुट करें 7, 14 माइनस 7 क्या हो जाएगा 7, तो हमारी पीओएच भी क्या निकली 7। तो हमारा जो सोल्यूशन जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 होगी, उसकी हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 ही होगी। मतलब पीएच भी 7, पीओएच भी 7। तो सोल्यूशन जो हुआ हमारा हाईली न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस आर इक्वल। ठीक है ना, इक्वल है ना हमारे पास, जो हमने प्योर वाटर में बात की थी, और यहाँ पे भी इस सोल्यूशन में भी इक्वल है। ठीक है, तभी 10⁻⁻7 है। एज आर द पीएच एंड पीओएच, सो द सोल्यूशन मस्ट बी न्यूट्रल। ठीक है ना, तो सोल्यूशन को न्यूट्रल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस आर नॉट इक्वल, द सोल्यूशन मस्ट बी न्यूट्रल। नहीं, जब भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब होगा वो तो सोल्यूशन यहाँ हमारा एसिडिक है, यहाँ हमारा बेसिक है, तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट करेक्ट। फिर ऑप्शन नंबर 3 है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन हाइड्रोक्सिल, सो द सोल्यूशन इज न्यूट्रल। नहीं, सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं होगा, सोल्यूशन एसिडिक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन एसिडिक होगा। फिर है नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यू है वो है जी, व्हाट इज द पीएच ऑफ 6.2 × 10⁻⁻7 मोलर NaOH सोल्यूशन। उसने पीएच पूछी है एक बेसिक सॉल्यूशन की, यहाँ पे उसने NaOH दे दिया। हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पहले पीओएच निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये मतलब कि इसका भी लॉग ले लेंगे, नेगेटिव लॉग, और हाइड्रोक्सिल आयंस का भी नेगेटिव लॉग ले लेंगे, तो पीओएच की वैल्यू निकल आएगी। फिर हम उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। पीओएच की वैल्यू लिखेंगे तो पीएच की वैल्यू जो हमारे पास निकल आएगी, जो हम 14 से माइनस करके निकालेंगे। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है। ये भी हम आगे देखते हैं किस तरह से किया गया है। पीएच हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन सोल्यूशन हमारा बेसिक है जिसकी हमें कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 6.2 × 10⁻⁻5 मोलर। पीओएच निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस लोग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयंस कितने हैं हमारे पास 6.2 × 10⁻⁻5, तो यहाँ लिख देंगे। तो दोनों साइडों पे हम लोग लेंगे, लोग को बल्कि मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जो हमारे जो हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो माइनस लोग 6.2 हो जाएगा, माइनस लोग 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो लोग जब लेंगे हम 6.2 का तो क्या आएगा -0.792। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस ऑलरेडी मौजूद था यहाँ पे। और जब हम मैंने पढ़ाया था कि मैथ का रूल होता है लॉग के साथ अगर आपके पास एक डिजिट और उसके ऊपर पावर है तो वो पावर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब यहाँ आएगी तो माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा, 5 वैसे का वैसे। लॉग 10 हमारे पास हमेशा 1 होता है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे 5 में से तो हमारे पास वैल्यू आएगी पीओएच की 4.21। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 14 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.79, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 था, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब है हमारा एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 जो है ये क्या कहता है कि डैश आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव टेंडेंसी टू चेंज देयर कलर विद द चेंज ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच दे आर प्रेजेंट। के इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो क्या है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके पास टेंडेंसी है कि वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं पीएच के सॉल्यूशन की पीएच चेंज होने पर। ठीक है, तो ये हमने किसने पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन थे, हमारे इंडिकेटर्स थे ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि इंडिकेटर्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके पास टेंडेंसी होती है कि सॉल्यूशन की पीएच के मुताबिक ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पीएच पेपर यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि पीएच पेपर के अंदर इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं। ठीक है ना, पीएच पेपर के अंदर इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं और इंडिकेटर्स की वजह से जो है हमें पीएच पता चलती है, तो पीएच पेपर नहीं हो सकता। फिर अब बफर सॉल्यूशंस तो हमारे पास कौन से सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं कि रेजिस्ट करते हैं चेंज ऑफ पीएच, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को रेजिस्ट चेंज होने से रोकते हैं। ठीक है, फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी नहीं हो सकते जिनमें जो है हमारे पास, क्योंकि ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर होती है। ठीक है, फिर अब एमसीक्यू नंबर 21 है ह्यूमन ब्लड हैज़ पीएच ऑफ। तो ये आप लोगों की जो एप्लीकेशंस में गिवन है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे ह्यूमन ब्लड की पीएच पूछी है वो है 7.35 से 7.45। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है।
आप लोगों के जो नोट्स है वहाँ पे 7.5 मेंशन है, लेकिन इसकी जो करेक्ट पीएच होती है ह्यूमन ब्लड की वो होती है 7.35 से 7.45 तक। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 जो है 7 से 7.45 ये भी नहीं है, 6 से 6.35 7.5 ये भी नहीं है, और 7 7.5 ये भी जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर है ऑप्शन नंबर 20 MCQ नंबर 22 दैट पीएच इंडिकेटर्स इंक्लूड्स। पीएच इंडिकेटर्स की हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी ना। तो क्या कौन कौन सी टाइप्स थी? एसिड बेस इंडिकेटर्स, यस ये भी थी। फिर थी रिडॉक्स इंडिकेटर्स, यस ये भी थी। फिर थी प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स, यस ये भी थी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पीएच इंडिकेटर्स ये सब इंक्लूड करते हैं अपने अंदर। ठीक है, ये इसकी सारी टाइप्स होती हैं पीएच इंडिकेटर्स की। ऑप्शन MCQ नंबर 23 है डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड बेस इंडिकेटर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है ना, ये जो हमने पीछे देखे हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स या रिडॉक्स इंडिकेटर्स या प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स, इन सब की हमने जो है एग्जांपल्स पढ़ी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है उसने एसिड बेस इंडिकेटर की जो है वो पूछा है कि इनमें से कौन सा इंडिकेटर जो है वो एसिड बेस इंडिकेटर है। तो फिनोल्फ्थलीन, यस फिनोल्फ्थलीन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। फिनॉल रेड, नो फिनॉल रेड इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये क्या है? हमारे पास प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर होता है। फिर है मिथाइल ऑरेंज जो है, यस मिथाइल ऑरेंज इज द करेक्ट। मिथाइल ऑरेंज जो है ये भी हमारा एसिड बेस इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ना वो आएगा 1 और 3। यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 4 नहीं है, 1 और 3 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही होगी बात? अच्छा, तो क्योंकि यहाँ पे फिनोल्फ्थलीन भी हमारा एसिड बेस इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज भी एसिड बेस इंडिकेटर है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो हम 4 ऑप्शन में गिवन है कि बोथ 1 और 3, तो बोथ 1 और 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर है MCQ नंबर 26 दैट अ सॉल्यूशन दैट टेंड्स टू रेजिस्ट चेंजेस इन हाइड्रोक्स इन पीएच। यहाँ पे पीएच है, इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस आर एडेड टू इट। कि वो सॉल्यूशन जो कि रेजिस्ट करता है, पीएच को चेंज करने से रोकता है जब भी थोड़ा सा एसिड या थोड़ी सी बेस उस सॉल्यूशन में डाली जाए। तो वो कौन सा सॉल्यूशन था? वो हमारा बफर सॉल्यूशन था ना। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी ना कि ये वो सॉल्यूशन होता है जो कि क्या करता है, पीएच की किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को चेंज होने से रोकता है जब भी उसमें एसिड या बेस डाला जाए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर एसिटोनिक सॉल्यूशंस, ये तो वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बराबर होती है। फिर एसिडिक सॉल्यूशंस भी नहीं होते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। फिर है बेसिक सॉल्यूशंस जो है, इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस हम देखते हैं और वो बेसिक होते हैं सॉल्यूशन। यहाँ तो फिर यहाँ पे उसने पीएच पूछी है जब हमारी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जो है हम ऐड करते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी थी? बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन थी। ठीक है, MCQ नंबर 27 दैट एसिडिक बफर्स कंसिस्ट ऑफ। ये हमने इसकी जो है कंपोजिशन में पढ़ा था कि बफर्स जो है वो किस तरह से मिलकर बनते हैं। तो एसिडिक बफर जो है वो मिलकर बने होते हैं वीक एसिड से और उसके साल्ट। उसका साल्ट कौन सा होता है? कॉन्जुगेट बेस होती है उसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स साल्ट कॉन्जुगेट बेस। इस बफर जो है, एसिडिक बफर जो है वो हमेशा वीक एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है जी वीक बेस एंड इट्स साल्ट। उसने पूछा एसिडिक बफर है तो यहाँ पे बेस की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे एसिड आना चाहिए था। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एसिड भी यहाँ पे ठीक नहीं है। फिर वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, तो वीक एसिड तो यहाँ पे ठीक है लेकिन साल्ट हमारा कॉन्जुगेट एसिड दे दिया, लेकिन यहाँ पे हमारा साल्ट कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि साल्ट कौन सा होता है। वीक एसिड होगा तो कॉन्जुगेट बेस जो होगी उसकी साल्ट होगी, और अगर वीक बेस होगा तो कॉन्जुगेट एसिड उसका साल्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर MCQ नंबर 28 दैट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो ये किसकी डेफिनेशन थी? ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट सबसे बड़ी निशानी क्या है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूव करते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस जो है वो प्रोसेस है ऑस्मोसिस का। ठीक है, जिसमें जो है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। तो डिफ्यूजन में होता यही है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, लेकिन उसमें हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स नहीं करता, उसमें सिर्फ हमारे जनरल मॉलिक्यूल्स की बात की गई थी। ठीक है, तो उसमें सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो क्या था कि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, मतलब कि फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन।
फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस भी एक जो है वो टर्म होती है जो कि यूज़ होती है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमारा वो है एमसीक्यू नंबर 29, दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन रेड ब्लड सेल्स जो है वो स्वेल करेंगे और बर्स्ट कर जाएंगे, क्या करेंगे, और फट जाएंगे, लाइसिस हो जाएगी उनकी, मतलब कि हीमोलाइसिस हो जाएगी। तो वो कौन सा सोल्यूशन था जिसमें हमने जो है रेड ब्लड सेल्स प्लेस किए थे, और वो सोल्यूशन जो था वो उस सोल्यूशन की वजह से हमारा रेड ब्लड सेल जो था वो स्वेल कर गया था, बस्ट कर गया था। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की वजह से होता है ये। हाइपोटोनिक सोल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी सराउंडिंग में, सेल की सराउंडिंग में, तो क्या होता है कि इसमें सोल्यूट कंसनट्रेशन कम होती है और सॉल्वेंट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो आइसोटोनिक होता है, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट कंसनट्रेशन बराबर होती है, लेकिन अंदर सॉल्वेंट कंसनट्रेशन फिर भी कम होगी अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा। तो क्या होगा, वाटर बाहर से अंदर मूव करेगा, सेल के अंदर मूव करेगा, सेल स्वेल कर जाएगा और बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन तो नहीं होता क्योंकि इसमें सोल्यूट कंसनट्रेशन कम होती है और सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट कम होती है। ठीक है, और इसमें जब हम रेड ब्लड सेल रखते हैं तो ये श्रिंक कर जाती हैं। ठीक है, और आइसोटोनिक सोल्यूशन में तो कुछ भी नहीं होता, रेड ब्लड सेल को वो बिल्कुल अपनी एक्चुअल शेप में ही रहते हैं। ठीक है, और बफर सोल्यूशन तो ये नहीं होते। बफर सोल्यूशन क्या करते हैं कि रजिस्ट करते हैं चेंज ऑफ पीएच को। फिर है हमारा एमसीक्यू नंबर 30। अच्छा, इस वाले एमसीक्यू में मैंने आपको जो हेंडरसन हेज़लबर्ग क्वेश्चन कराई थी ना बफर सॉल्यूशंस में, कि बफर सॉल्यूशंस में जो है हम पीएच किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका जो है कि यहाँ पे जो एमसीक्यू जो है वो मैंने आप लोगों को करके दिखाया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम इसी क्वेश्चन को कैसे यूज़ करेंगे। देखें, अ बफर कंटेन्स 0.7 मोलर अमोनिया एंड 0.9 मोलर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, व्हाट इज़ इट्स पीएच? pKa 9.248। ठीक है, अब हमारे पास जो हमारा वीक एसिड है वो है अमोनिया है, और उसका जो साल्ट है वो कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, उसने पूछा क्या है पीएच, और पीके उसने बता दिया कि 9.248 है। हमें हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन पता है कि पीएच इज इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस ओवर वीक एसिड, ऐसे ही हमने पढ़ा था ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। पीके क्या है 9.248 प्लस लॉग ले लेंगे हम, साल्ट की वैल्यू कितनी है हमारी 0.9, और एसिड हमारा 0.7 है वीक एसिड, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा इस आंसर का हम लॉग ले लेंगे। तो हम लॉग लेंगे तो आंसर आएगा 0.11, फिर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास पीएच निकल आएगी किसी बफर सोल्यूशन की, और वो है हमारे पास 9.358। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों से पीओएच भी पूछी जा सकती है। पीओएच क्या थी, पीओएच का फॉर्मूला क्या था, पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेपी प्लस लॉग साल्ट ओवर बेस, ऐसे था ना। आपको पीके की वैल्यू जो है वो हमेशा गिवन होगी, तो आप इस तरह से जो है किसी भी बफर सॉल्यूशन की पीएच या पीओएच जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एमसीक्यूज़ हमारे चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें हमने तकरीबन सारे टॉपिक्स जो हैं वो अपने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ जो हैं आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, अच्छी तरह से जो मैंने जो न्यूमेरिकल्स ही हैं किस्म के जो मैंने एमसीक्यूज़ में कराए हैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर प्रोसीजर जो है समझाया, ये आप लोगों को आना चाहिए ताकि जो आपके न्यूमेरिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज़ आएंगे वो आप लोग सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ होते हैं जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। And thank you for your concentration, students, and Allah Hafiz.